नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 4 जुलाई को शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का 1 महीने का कार्यकाल आज पूरा हो चुका है और इस 1 महीने में पुष्कर धामी ने विवादों से दूर रहकर मसलों को सुलझाने की कोशिश की है। ये बता दिया कि सरकार जनता के लिए सरकार नहीं बल्कि साझेदार है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 45 साल के पुष्कर धामी ने जब 4 जुलाई को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उससे पहले ना वो राज्य मंत्री रहे और ना कैबिनेट मंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुष्कर धामी का कार्यकाल एक सदे हुए नेता का दिखा। पुष्कर धामी अपने 1 महीने के कार्यकाल में उलझे मसलों को सुलझाते दिखे। देवस्थानम बोर्ड पर मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की तो हरिद्वार कोरोना का केंद्र न बने कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर दिया। पुलिस के ग्रेड पे से लेकर सफाई और बिजली कर्मचारियों के मसले को सुलझाने का भरोसा दिया तो सैलरी के लिए परेशान रोडवेज कर्मचारियों को सैलरी भी दी। साल 2017 में 57 विधायकों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री बदल डाले और तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में युवा पुष्कर धामी को कमान सौंप दी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनावी साल में अनुभव के बजाय युवा चेहरे को तवज्जो दी और इस 1 महीने में राष्ट्रीय नेतृत्व की अपेक्षाओं पर पुष्कर धामी काफी कुछ खरा उतरने में सफल भी दिखाई दिए। यहाँ पर हमने पहले दिन से ये प्रयास किया है कि जो हमारे सरकारी नौकरियां जो खाली हैं, जो पद रिक्त हैं, उनमें हम भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा सरकारी नौकरियां तो हैं ही, जो 24,600 के करीब जो है आंकड़ों में निकला है कि इतनी भर्तियां भी खाली हैं। इसके साथ साथ हमने कहा है कि हम स्वरोजगार का, चूंकि सरकारी नौकरियां सीमित होती हैं, वो हजारों में ही दे सकते हैं, लेकिन स्वरोजगार के माध्यम से हम लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। उसकी भी हम योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मसले सुलझाए तो कोविड की मार से परेशान लोगों को राहत देने की भी कोशिश की। 4 धाम और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को 200 करोड़ तो हेल्थ वर्कर्स से लेकर आशा वर्कर्स के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया। ट्रेनी डॉक्टर्स का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 किया। गेस्ट टीचर्स को अब हर महीने 25,000 रुपए देने की घोषणा की। पुष्कर धामी का कहना है कि उनसे पहले 2 मुख्यमंत्रियों के द्वारा की गई घोषणाओं में से 85% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वाले हर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। अब मुझसे पत्रकार लोग पूछते हैं कई बार कि आपके पास समय कम है, चुनौतियां बहुत हैं। तो एक बार तो मैंने कहा, भैया हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं चुनौतियों को ही अवसर में बदलना है, चुनौतियों से ही लोहा लेना है। समय एक दिन का भी बहुत होता है। मैं कोई दिन नहीं गिन रहा हूं कि कितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं। जितने दिन भी हैं उतने दिनों में हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने मुद्दे और मसले सुने तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की और जनता को ये भरोसा दिया कि हर मौके पर सरकार जनता की साझेदार बनकर खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 1 महीने में जिस स्टाइल से काम किया, उससे मुख्यमंत्री एक तरफ जहां खुद बेहद सधे हुए दिखे, वहीं विपक्ष को भी कोई सवाल उठाने का मौका नहीं मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है नो पेंडिंग वर्क की पॉलिसी पर काम होना चाहिए और ब्लॉक का काम तहसील में, तहसील का जिले में और जिले का काम मंडल में नहीं आना चाहिए और काम ठीक से हो, जनता को दिक्कत ना हो। इसकी मॉनिटरिंग के लिए वो खुद सभी जिलों का दौरा करेंगे और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शासन में कुर्सी जमा कर बैठे अफसरों की कुर्सी बदली है।
पुष्कर धामी का कहना है कि साल 2027 तक उत्तराखंड को कई क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाना है, लेकिन उससे पहले बेहद जरूरी है कि साल 2022 के चुनाव से पहले जन गण मन की बातें सुनी जाएं और जनता के सारे काम पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के सामने वक्त कम है और साफ है कि चुनावों में चेहरा पुष्कर धामी का होगा। ऐसे में एक महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने खुद सदा हुआ दिखते हुए जनता को साधने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, मैं दिन नहीं गिनता, मैं अपना काम बेहतर तरीके से करता हूं ताकि जनता की इसमें भलाई हो सके, पुष्कर धामी ने ये कहा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक महीने में जिस केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर धामी पर भरोसा जताया था, उस पर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं पुष्कर धामी। बिल्कुल नीलू, 30 दिन का जो कार्यकाल रहा उससे बहुत कुछ यही बातें सामने आती है, क्योंकि जिस तरह से 4 जुलाई को जब उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो एक कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इससे पहले पुष्कर धामी के पास कोई इतना महत्वपूर्ण दायित्व तो नहीं रहा है, उनको शासन में अनुभव नहीं है सरकार चलाने का। लेकिन जिस तरह से उनके उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने डिसीजन लिए, तो एक सदे हुए नेता की तरह उन्होंने डिसीजन लिए। अगर आप 4 जुलाई को जो उन्होंने पहली कैबिनेट की थी, अगर उसी के डिसीजन पे आप देखें तो उन्होंने विभिन्न विभागों में जो 22,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए थे उनकी भर्तियां शुरू करने की कोशिश की। जो उनका फैसला था वो बेहद सराहा गया। इस बीच जितने भी डिस्प्यूट थे, चाहे वो उपनल कर्मियों का मामला रहा हो, उसमें सब कमेटी का गठन कर दिया गया। विभिन्न विभागों में चूंकि कर्मचारियों की उत्तराखंड में एक बड़ी तादाद है और प्रत्येक डिपार्टमेंट में वेतन विसंगति के मामले अलग अलग विभागों में बड़े मुद्दे बने हुए थे, चाहे वो ACP की मांग करा हो, उसके निपटारे के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया गया। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड पर आपने देखा कि बहुत बवाल मचा हुआ था, लेकिन पुष्कर धामी के आने के बाद उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, जिसको हम कह सकते हैं कि एक सटीक रास्ता उन्होंने अपनाया कि हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया। इसके साथ ही देवस्थानम बोर्ड का जो मुद्दा बवाल का कारण पूरे राज्य में बना हुआ था, उसका भी एक तरह से पटाक्षेप हो गया। विभिन्न उनके जो डिसीजन अभी तक आपने देखे, उत्तरकाशी में डिजास्टर हुआ तो दूसरे दिन मुख्यमंत्री सीधे उत्तरकाशी लेकिन सुनील, एक सवाल ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति आपके विपरीत होती है या आपके अनुकूल होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो पीछे के 2 मुख्यमंत्री रहे, उस समय कोविड भी अपने चरम पर था, कुंभ को लेकर भी विवाद हुआ, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली और जब पुष्कर धामी आए तो स्थिति पहले से बेहतर थी, जिसमें उनको डिसीजन लेने में आसानी हुई। देखिए नीलू, ये नहीं कहा जा सकता कि स्थितियां पहले से बेहतर थी, क्योंकि उन पर लगातार एक दबाव भी था कि 4.5 साल के कार्यकाल में और खासकर इस 1 साल में सरकार 2 मुख्यमंत्री बदल चुकी थी, वो तीसरे मुख्यमंत्री थे, तो एक नैतिक दबाव उन पर भी था कि जो जनता के बीच एक ये बात चली गई थी कि बीजेपी में लगातार एक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि पुष्कर धामी ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश की। दूसरी जो बड़ी दिक्कत, जो बड़ा चैलेंज उनके सामने था कि उनके जो कैबिनेट सहयोगी हैं, लगभग पूरी की पूरी कैबिनेट उनकी अनुभव के आधार पर भी और उम्र के आधार पर भी उनसे सीनियर है। लेकिन आप देखेंगे कि किस बारीकी के साथ उन्होंने पहले दिन से, शपथ लेने के दिन से इस पूरी चीज़ को मैनेज किया कि उनके कैबिनेट सहयोगी सुबोध उनियाल का जन्मदिन था, तो मुख्यमंत्री खुद जन्मदिन पर बधाई देने उनके घर पहुंच गए। सुबोध उनियाल उनसे बहुत सीनियर हैं, अनुभव में भी और उम्र में भी। तो इस तरह से वो बहुत बारीकी के साथ मैनेज करते हुए संगठन और सरकार को, बिल्कुल, और पार्टी को भी इसी बात की जरूरत है। 2022 का चुनाव है तो मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल सदा होना चाहिए, पार्टी के वरिष्ठों को भी साथ लेकर चले और अपने से जूनियर को भी साथ लेकर चले, साथ ही जनता की बातों का, उनकी जरूरतों का ख्याल भी रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2022 के लिए कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी दी कि ऋषिकेश में आज से 3 दिन तक विचार मंथन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2022 की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं इस दौरान गणेश गोदियाल ने कोविड के दौरान कर्मचारियों के फ्रिज किए गए डीए को खोलने की मांग की है। साथ ही उपनल मनरेगा कर्मचारियों के समान कार्य समान वेतन को स्वीकृति देने की मांग की। साथ ही गणेश गोदियाल ने बताया कि जागेश्वर में गाली गलौज करने वाले सांसद के खिलाफ मुकदमा जनता की जीत है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जहां पर बीजेपी अपना पूरी तरह से जोर लगाए हुए है 2022 को लेकर, तमाम
सीएम के चेहरे बदल गए। अब कांग्रेस भी नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ बिल्कुल विचार मंथन और काम की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल नीलू, 22 तारीख अगर जुलाई को घोषणा हुई थी नए प्रदेश अध्यक्ष की और नई टीम बनी थी कांग्रेस की, और उसके बाद लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। अब 3 दिन की जो इसे मंथन शिविर कहा जा रहा है, कांग्रेस विचार मंथन शिविर, जो 3 दिन का ऋषिकेश में होने जा रहा है। आज से शुरुआत होगी 3, 4, 5 को। इसमें पहले दिन जो कमेटियों ने रिपोर्ट तैयार की है उस पर डिस्कशन होगा। सेकंड डे इस पर संगठन को किस तरीके से काम करना है, संगठन का प्लान क्या रहेगा, सेकंड डे इस पर काम होगा। और थर्ड डे फाइनल ड्राफ्ट क्या होगा इलेक्शन का, तीसरे दिन इस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बड़ी बात यही है कि कांग्रेस जो पिछले 4.5 साल में कहीं नजर नहीं आ रही थी, वो अब कम से कम संगठन के तौर पर उसके बड़े नेता बैठकों के लिए तैयार हुए हैं, बैठकें हो रही हैं। ये एक संकेत कांग्रेस के लिहाज से अच्छा संकेत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में हैं और त्रिवेंद्र रावत ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। त्रिवेंद्र रावत ने प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई। और इससे पहले दिल्ली में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात कही जा रही है और इसमें राजनीतिक चर्चा भी हुई है। दोनों नेताओं से त्रिवेंद्र सिंह की मुलाकात हुई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह दिल्ली में थे जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हुई। इस दौरान कहा गया कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा हुई इन दोनों नेताओं से। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और बुलेटिन में बात अब एक ऐसे वीडियो की करते हैं जो पहाड़ की हालत बयां कर रहा है, डरा रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गया। चमोली के जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी के पास पूरी की पूरी पहाड़ी दरक कर हाईवे पर आ गई। इसके बाद कई हरे भरे पेड़ भी दरक कर हाईवे पर आ गए, जिससे हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और वो अपने वाहनों को पीछे करने लगे। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। हालांकि ये वीडियो रविवार का है और अब हाईवे पर ट्रैफिक चालू हो गया है, लेकिन इस वीडियो ने हिमाचल के सिरमौर में हुए लैंडस्लाइड की तस्वीर ताजा कर दी। और हरिद्वार में कल दोपहर अचानक तेज बारिश हुई, जिसमें खड़ी इलाके में सूखी नदी में अचानक बाढ़ आ गई और वहीं पर खड़ी कार पानी में बह गई। सूखी नदी में अमूमन पानी नहीं रहता, लेकिन बारिश होने पर इसमें पानी आ जाता है। खड़खड़ी शमशान में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे शख्स की कार पानी में बहने लगी। इस दौरान वहां पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि कार में इस दौरान कोई नहीं बैठा था। बाद में जब बारिश थमी तो कार को बाहर निकाला जा सका। और चुनावी साल में पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां पर इस मुद्दे को चुनाव तक हर कीमत पर जिंदा रखना चाहती है, वहीं सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले किसी भी हालत में हवाई सेवा शुरू कर दी जाए। पिथौरागढ़ से नियमित उड़ान का मुद्दा यहाँ की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र है। इस मुद्दे ने किसी राजनेता को फर्श पर पटका तो किसी को अर्श पर भी पहुंचा दिया। 2 दशकों के लंबे इंतजार के बाद साल 2019 में दिल्ली और देहरादून के लिए फ्लाइट शुरू हुई थी, लेकिन ये फ्लाइट यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आई। कभी प्लेन का दरवाजा हवा में खुला तो कभी रनवे पर ही प्लेन फिसल गया। नतीजा ये रहा कि बीते साल मार्च से हवाई सेवा पूरी तरह ठप है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर सियासत गरमा रहा है। कांग्रेस जन इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार को चेता रहे हैं कि वो झूठे आश्वासन दे, इलेक्शन के लिए झूठे वादे न करे और वास्तविक रूप में जहाज की सेवा यहाँ उपलब्ध कराए, क्योंकि एक बहुत भौगोलिक रूप से विषम जिला है। रेगुलर फ्लाइट का मुद्दा पिथौरागढ़ के साथ ही चंपावत और बागेश्वर को भी प्रभावित करता है। ऐसे में चुनावी नजरिए से देखें तो 8 विधानसभा सीटों का गणित नैनी सैनी हवाई सेवा पर टिका हुआ है। यही वजह है कि चुनावी साल में कांग्रेस हर हाल में इसकी तपिश को जिंदा रखे हुए है, तो वहीं सरकार सितंबर से नियमित उड़ान शुरू करने का दावा पहले ही कर चुकी है।
कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल की माने तो हर हाल में जल्द ही दिल्ली देहरादून के साथ ही पंतनगर के लिए भी नियमित फ्लाइट शुरू होगी। मंत्री जी से बात करने के बाद निश्चित रूप से जो पिथौरागढ़ दिल्ली है, पिथौरागढ़ आपका पंतनगर है और देहरादून है, हवाई सेवा बिल्कुल लोगों को यहाँ की हवाई सेवा मिलेगी। सरकार नियमित उड़ान का दावा तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर दावे को हकीकत में तब्दील करने की कोई कवायद नजर नहीं आ रही। अब देखना है कि नियमित उड़ान शुरू कर सरकार विपक्ष को करारा जवाब देती है या फिर विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे से जूझती नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और कॉर्बेट के कालागढ़ कैंप में हाथी के बच्चे सावन का तीसरा बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कॉर्बेट की डिप्टी डायरेक्टर कल्याणी भी मौजूद रही। कॉर्बेट के एलिफेंट कैंप कालागढ़ में सोमवार को बेबी एलिफेंट सावन का बर्थडे मनाया गया। सावन के जन्मदिन पर सूबेदार अली ने 130 किलो का केक बनाकर इस मौके को और भी खास बना दिया। ये विशेष केक ब्रेड, आटा, सूजी, मक्खन और फलों से तैयार किया गया था। सावन ने भी केक को खूब चाव से खाया। ये आटा और ब्रेड के साथ एक 3 पीस बना हुआ है और ऊपर वाला वाइट वाला जो है ये सूजी और आटे के साथ बनाया गया है। 1 क्विंटल 30 किलो इसका वजन है। फल लगा के केला और सेब और केला, अमरूद और अनानास के साथ। साल 2018 की 2 अगस्त को सावन का कॉर्बेट के कालागढ़ कैंप में ही जन्म हुआ था। कर्नाटक से आई कंचम्भा हथनी ने इसे जन्म दिया था। कॉर्बेट प्रशासन इसे बोनस के तौर पर देखता है, इसलिए 2019 से लेकर अब तक इसका बर्थडे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ कालागढ़ हाथी कैंप में सावन का तीसरा बर्थडे बड़े जोश उल्लास से मनाया गया है और क्योंकि ये एक हमारे लिए कर्नाटका से जो हाथी लाए गए थे एक एडिशनल बोनस था और हर साल ये बहुत खुशी के साथ कॉर्बेट प्रशासन इसका बर्थडे मनाता है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।